नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार में दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को विधानसभा की जिन 122 सीटों पर चुनाव होना है, उसके लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, चुनाव प्रचार का घमासान थम चुका है। किसकी होगी जीत, कौन हारेगा, अब तो ये 14 नवंबर को ही पता लगेगा, लेकिन उससे पहले ही कई नेताओं की, कई गठबंधनों की एक बड़ी रणनीतिक चूक की बात निकलकर सामने आ रही है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने बेटे नारा लोकेश को बिहार की राजधानी पटना भेज दिया और गठबंधन में एक बड़ी टूट की खबर निकलकर सामने आ रही है। किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत, कौन सा गठबंधन टूटने जा रहा है, क्योंकि दोनों ही गठबंधन में कुछ नेता ऐसे थे जो कि कमजोर कड़ी माने जा रहे थे। इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए साथ हमारे साथ मौजूद है युवा पत्रकार, जो युवा उम्र के हिसाब से है लेकिन सीनियरिटी के हिसाब से वरिष्ठ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति को बहुत ही गहराई से समझते हैं और लगातार जिस तरह की खबरें ये अपने अखबार पे आपको देते हैं, वो खबरें अपने आप में ब्रेकिंग न्यूज होती है। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे नवनीत मिश्र भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवनीत भाई, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संतोष जी, आपने अपने इस अहम प्लेटफॉर्म पे हमको बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत आभार आपका। नवनीत भाई, सबसे पहले कौन सा गठबंधन टूटेगा और तारीख तय हो गई? किसके दूत ने किससे मुलाकात की, किन शर्तों पर समझौता हुआ, क्या बात हुई, कौन सी कुर्सी मिलेगी, कब टूटने का औपचारिक ऐलान किया जाएगा, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि बिहार की राजनीति को लेकर काफी कुछ लिखा है आपने, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को लेकर काफी कुछ लिखा है, तो थोड़ा सा मैं एक सवाल जो लगातार बिहारियों के मन में तो आ ही रहा है, बिहार के बाहर के लोगों के मन में भी आ रहा है, भैया जब बाद में जाकर आपको नीतीश कुमार की उम्मीदवारी पर औपचारिक मुहर लगानी ही थी, तो पहले क्यों नहीं लगाए? और भारतीय जनता पार्टी इससे पहले लगातार विपक्ष से इस तरह का सवाल पूछा करती थी कि भाई हमारे दूल्हे तो ये, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात हो या कई राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात हो, और विपक्षी नेता हक्के बक्के रह जाते थे क्योंकि उनके पास दूल्हा तय नहीं था। ऐसा पहली बार हुआ कि बिहार की राजनीति में विपक्ष ने दूल्हा तय कर लिया और वो मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते रहे कि हमारे दूल्हे तो तेजस्वी यादव है, आपका दूल्हा कौन है? और बाद में जाकर उस तरफ बढ़े तो सही, लेकिन शुरुआती दौर में ये एक बहुत बड़ी गलती थी, रणनीतिक चूक थी। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी इस माहौल को समझ नहीं पाई कि अगर नीतीश के चेहरे का ऐलान नहीं करेंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, मैं इसे रणनीतिक चूक नहीं कहूंगा, बल्कि एक सोची समझी रणनीति कहूंगा। पटना में जब चुनाव का ऐलान हुआ तो भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं, जो खासतौर से बिहार के इलेक्शन मैनेजमेंट को देख रहे हैं, इसके अलावा जदयू के जो संजय झा हैं और भी बड़े नेता हैं जो जदयू के, तो सभी की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें से भाजपा ने जदयू को ये कन्विंस किया था कि भाई देखिए, गठबंधन तो इसी शर्त पे हुआ है कि नीतीश कुमार जी ही यहाँ पे लीड करेंगे। देश में मोदी, बिहार में नीतीश जी। तो ये हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमारा जो वोटर्स है, भाजपा का जो वोटर्स है, वो अपना हित कुछ और देखता है। जदयू का जो वोटर है, उसका हित तो नीतीश कुमार में है। भाजपा का जो एक बड़ा वो वर्ग है, वे चाहता है कि भाई बिहार में वो दिन कब आएगा जब अपना सीएम होगा। और इस पिछली बार जब भाजपा गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है, तो ऐसे में इंतजार कब तक करें? तो ऐसे में उस वर्ग को भी अपने साथ साधे रखने के लिए हमें एक रणनीति के तहत अपने पत्ते शुरुआत में नहीं खोलने हैं। जब चुनाव का जब जब भी अनुकूल समय आएगा, जब जरूरत पड़ेगी, तो पत्ते खोले जाएंगे, नहीं तो चुनाव ऐसे पार हो जाएगा। बाद में जो, चूंकि गठबंधन, आपको भी पता है कि गठबंधन अगर होता है, दो दल अगर गठबंधन करते हैं, तो शर्तें तो पहले से तय हो जाती हैं। ऐसा तो है नहीं कि सीएम कौन होगा इस बात पे जो है बाद में चुनाव में देखेंगे और पहले को लड़ लेते हैं, तो ऐसा तो कोई करेगा नहीं। और वो भी नीतीश कुमार जैसा सयाना नेता, वो तो जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक तो गठबंधन की पींगे बढ़ाएंगे नहीं। तो खैर, हम उस इशू पे आते हैं कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम क्यों नहीं घोषित किया। उसके पीछे सबसे बड़ी रणनीति ये थी, भाजपा के मतदाताओं के एक ऐसे वर्ग का उत्साह बना के रखने की कोशिश थी जो राज्य में भाजपा का सीएम चाहता है। तो ऐसे में अगर समय से पहले पत्ते बीजेपी खोल देती, तो लोगों को लगता है कि बस करिए नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। ऐसे में हो सकता है कि वो वोटर जो उत्साहित होकर के आज चुनाव में लगा हुआ है, वो हो सकता है उदासीन हो जाता है, या हो सकता है वो गठबंधन की जगह अपनी जाति देख करके वोट करने लगता। तो ऐसे में एक संभावनाओं की एक खिड़की खुली रहे, भाजपा के भी वोटर्स को लगता रहे, हो सकता है कुछ करिश्मा हो जाए, भाजपा पहली बार बिहार में अपना सीएम बनाने में सफल हो जाए। इसी सोच में, इसी उत्साह में वो
भाजपा के लिए लगे रहे। इसीलिए बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले। बीच बीच में जब भी सवाल आता रहा है कि सीएम कौन बनेगा, ये कहा जाता रहा है कि विधायक दल की बैठक के बाद हम निर्णय लेंगे, जो कि एक लोकतंत्र की शब्दावली होती है कि भाई सही बात है कि जो विधायक दल की बैठक में होती, विधायक दल की वही बैठक में चयन होता है, वो तो एक वो है। लेकिन ये कोई कंफ्यूजन की बात नहीं थी। अब बीजेपी को भी पता है सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे और जदयू को भी पता था, लेकिन मतदाताओं में इस सस्पेंस, ये जो सस्पेंस क्रिएट किया गया, जो बीजेपी ने क्लियर नहीं किया, उससे बाद में ये फीडबैक पहुंचा कि मतदाताओं के एक वर्ग में थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है। खास तौर से जो जदयू के समर्थक हैं, जो जदयू के वोटर हैं, उन्हें महागठबंधन की तरफ से बार बार जब ये बातें प्रचारित की जा रही कि भाई तेजस्वी यादव इधर से सीएम फेस हो गए हैं, आपका सीएम फेस कौन है, नीतीश कुमार को बीजेपी क्यों नहीं घोषित कर रही, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को इस बार ऑप्टर नीतीश कोई विकल्प देख रही है। तो ऐसे में जब जदयू समर्थक बेचैन होने लगे, तो इस चिंता को जदयू ने बीजेपी की तरफ से साझा किया, और बीजेपी ने भी जब अपना फीडबैक लिया तो ये लगा कि हाँ, नीतीश कुमार को लेकर के, नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के जो थोड़ा सा संशय है, जो बना है, उससे कहीं नुकसान ना हो जाए। तो आपने देखा होगा बाद में बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं वो खुल करके ये कहने लगे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने तो बाद में ये कह दिया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, वही रहेंगे। वो सेम वही बात दोहराई उन्होंने जो जदयू के संजय झा जो बात कह रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव के बाद पहली रैली जो उन्होंने की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए इस बार जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो नेतृत्व में लड़ने का मतलब यह है कि अगर किसी के नेतृत्व में आप लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें उसमें वो बात छिपी है कि जो नेतृत्व करेगा सीएम वही होगा। अब ये अलग बात है कि चूंकि पार्टी की एक रणनीति थी एक ऐसे वर्ग को अपने साथ बांधे रखने की, जो नीतीश को सीएम के तौर पर नहीं देखना चाहता है, लेकिन बाद में एक बात और पार्टी भी को है भी यह समझ में आया कि नीतीश का सिक्का अ, चल रहा है। नवनीत भाई, एक बात और भी है। ये भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, ये राष्ट्रीय पार्टी के राज्य स्तरीय नेताओं के सामने एक बड़ी समस्या होती है। बीजेपी के सामने कभी ये पहली बार दुविधा की स्थिति नहीं आई। जब नीतीश को मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया या नीतीश को बिहार में चेहरा बनाकर भेजा गया, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक बड़े नेता के तौर पे थी। नीतीश जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, उस समय भी जो पहले चरण का चुनाव हुआ, उसके बाद अरुण जेटली प्रभारी हुआ करते थे। अरुण जेटली बिहार में गए, तमाम सर्वे की रिपोर्ट आए कि भाई उनके पास तो चेहरा है, आपके पास चेहरा नहीं है, तो फिर आपका गठबंधन जीत नहीं पाएगा। तो ये तय हुआ कि भाई हमें भी चेहरा सामने रखना चाहिए। अब वो चेहरा किसको सामने रखना चाहिए? बीजेपी के जो स्थानीय स्तर के नेता, देखिए मुख्यमंत्री बनने की इच्छा सबकी होती है। सब चाहते हैं कि सरकार हमारे हाथ में रहे। उस समय भी कई तरह के किंतु परंतु लगाए गए थे, लेकिन अरुण जेटली ने दिल्ली बात की, अटल जी से बात की, लाल कृष्ण आडवाणी जी से बात की और ये तय हुआ कि नीतीश कुमार को चेहरा बना देना चाहिए। अब अटल बिहारी वाजपेयी बिहार गए रैली करने के लिए, उनसे सारी बातें डिस्कस हो गई थी, उनको ऐलान करना था। उनके तौर पर, उनके अधिकारी के तौर पर जो उस समय थे, आज के सूचना एवं प्रसारण मंत्री और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब हैं, वो उनके करीबी अधिकारी हुआ करते थे, कागज भी तैयार कर लिया गया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी भाषण देते हुए तमाम चीज़ों को उन्होंने रखा, बिहार में जंगल राज की बात कही, लालू यादव के जंगल राज की बात कही, सीधा-सीधा निशाना बोला, लेकिन वो अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने में भूल गए वो। और शब्दावली तो उनकी होती है कि जब वो बोलते हैं तो जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती थी, तालियां बजती थी। तो वो बैठ गए तो अश्विनी वैष्णव फिर भागे-भागे गए, दोबारा से उनको उस कागज की याद दिलाई। वो दोबारा उठे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे एनडीए गठबंधन की तरफ से। जबकि नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के नेता जॉर्ज फर्नांडिस साहब को इसका एहसास तक नहीं था। उन्होंने विरोध भी किया शाम को बाद में जाकर इंटरनल बातचीत में। तो बीजेपी के नेताओं ने उन्हें कन्विंस किया कि अरे नीतीश जी आप ही की पार्टी के हैं और हम आप ही के पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। और उसके बाद हमको लगातार पता है कि किस तरह से चुनाव दर चुनाव नीतीश कुमार एक तरह से एनडीए गठबंधन का बिहार में चेहरा है। बिहार में एनडीए गठबंधन का कोई और चेहरा उभर कर सामने नहीं आ पाया। लेकिन ये जो कन्फ्यूजन हुआ, आपने कहा कि कन्फ्यूजन की स्थिति थी, जनता दल यूनाइटेड के वोट बैंक को लगा, जनता दल यूनाइटेड के कैडर को लगा, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार ने जो अपना एक वोट बैंक तैयार किया है, ओबीसी में से ईबीसी निकाल के, दलितों में से महादलित निकाल के, महिलाओं का एक वोट बैंक तैयार किया है और मुस्लिम पिछड़ी महिलाओं का, पसमानदा मुस्लिम महिलाओं का भी एक वोट बैंक उनके साथ है। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, मैट्रिक पास करने पे साइकिल दिया था। आज उनमें से ज्यादातर लड़कियां या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में है या ज्यादातर लड़कियां वहां अलग-अलग क्षेत्र में नौकरियां कर रही हैं। एक मतदाता के तौर पे पंजीकृत है, तो उसमें नीतीश कुमार का असर था। जब नुकसान होने लगा,
जब लगा कि नहीं चुनाव हाथ से निकल सकता है, क्योंकि पिछली बार अंतर कितना था 11,150 कुल 243 सदस्यीय विधानसभा में 0.03 का। तो नुकसान होने के एहसास ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया, और जो नुकसान पहले चरण में हो चुका है, क्या उसकी भरपाई अब दूसरे चरण में 11 नवंबर के मतदान में बीजेपी कर सकती है क्या? देखिए, ये मैं नहीं कि ये कहूँगा कि ये नुकसान की वजह से ऐसा है। मेरा ये मानना है कि देखिए, मैंने वही पहले कहा कि जदयू और बीजेपी ने अपनी-अपनी रणनीति की। ठीक है, किसी गठबंधन में आने का मतलब ये नहीं होता है कि भाजपा की जो रणनीति है वही जदयू की भी रणनीति रणनीति हो जाए, और जो जदयू का जो फ़ॉर्मूला है वही बीजेपी का हो जाए। क्योंकि दोनों पार्टियों का जो आधार है वो अलग-अलग है। बीजेपी का जो आधार है, बीजेपी का जो वोटर का एक वर्ग है वो एक अलग है। जो नीतीश कुमार की पार्टी का जो वर्ग है, जो उनका वोटर है वो एक अलग है। तो दोनों पार्टियां ऐसी रणनीति बनाती हैं जो उनके मतदाताओं को वो शूट करे। तो ऐसे में बीजेपी ने एक थोड़ा-सा शुरुआत में सस्पेंस क्रिएट किया अपने वोटर्स, अपने कोर वोटर्स में को उत्साहित रखने के लिए, कि ताकि उनको लगे कि हो सकता है कि बीजेपी की स्थिति अच्छी होगी, स्ट्राइक रेट बीजेपी का इस बार भी ज़्यादा होगा, तो हो सकता है कि बीजेपी नीतीश को कन्विंस करके अपना सीएम बना सके। तो एक संभावनाओं के एक दरवाजे को खोल करके, ताकि लोगों को लगे कि संभावनाओं का कोई दरवाजा खुल सकता है, बीजेपी का सीएम बन सकता है, तो ये एक था। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाद में देखिए, लेकिन क्या होता है, कई बार आप रणनीति बनाते हैं लेकिन जमीन पे क्या है, कई बार वो रणनीति पूरी तरीके से सफल होती है। पार्टी को ये था कि हमने अपना मैसेज भी दे दिया कि भाई ठीक है, भाजपा अपना सीएम बना सकती है, ताकि लोगों के अंदर एक उम्मीद जगे। पार्टी ने उम्मीद भी जगा दी। लेकिन दूसरी तरफ जब जदयू के समर्थकों में बेचैनी हुई, तो पार्टी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात कह करके उस कन्फ्यूजन को भी दूर करने की कोशिश की। तो देखा जाए तो बहुत बैलेंस रणनीति बना करके बीजेपी ने एक तरफ अपने कोर वोटर्स को साधने की कोशिश की, दूसरी तरफ जब जदयू के मतदाता थोड़े से कंफ्यूज होना स्टार्ट किए, उन्हें ये लगा कहीं बीजेपी हमारे साथ गेम न कर दे, तो उनको भी साधने की कोशिश की। तो ऐसा जो है देखिए, बीजेपी और जदयू के सब जो शीर्ष नेता हैं, जो वो सिलेक्शन मैनेजमेंट में लगे हैं, उनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन चूंकि मतदाता होते हैं, उन्हें तो जो बातें प्रचारित की जाती हैं, जो बातें सोशल मीडिया के थ्रू चलती रहती हैं, बहुत सारे उसके झोंके में बह जाते हैं। तो ऐसे में कई बार क्या है, उनको भी एड्रेस करना पड़ता है। तो बाद में इसीलिए नीतीश ही सीएम बनेंगे, या मतलब नीतीश ही के नेतृत्व में ही पार्टी लड़ रही है, इस चीज को शुरुआत की तुलना में कहीं ज्यादा तौर पे प्रचारित किया गया। अब रही बात देखिए नीतीश की उपयोगिता की। देखिए, भाजपा नीतीश कुमार की उपयोगिता को समझती है। नीतीश कुमार ही वो शख्स थे, आप सोचिए, जो इंडिया गठबंधन 2024 से पहले बना था, उसके मास्टरमाइंड, उसके सूत्रधार नीतीश कुमार थे। देखा जाए तो नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से आकर के एनडीए में आकर के पूरा पाला बदल दिया, पूरा हवा का रुख मोड़ दिया। अगर आप इमेजिन करिएगा, नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में चुनाव तक रहते, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था बीजेपी को बिहार में। बिहार एक ऐसा स्टेट था जब बीजेपी यूपी बुरी तरीके से हार रही थी, राजस्थान हार रही थी, महाराष्ट्र हार रही थी। तो बिहार जो आमतौर पर माना जाता है कि यहाँ पे पिछड़ा और दलित कार्ड बहुत ज्यादा चलता है, वहां पे बीजेपी और एनडीए की जो सीटें 39 थी, केवल 9 सीटों की केवल कमी आई थी। तो देखा जाए तो बिहार ने संभाला। जब जब बीजेपी और एनडीए को लगभग हर स्टेट में डेंट पड़ रहा था, लेकिन बिहार जैसे स्टेट ने देखा जाए तो बहुत कम नुकसान वहां पे हुआ। तो इसका मतलब यह है कि नीतीश का जो कॉम्बिनेशन, नीतीश और मोदी का जो कॉम्बिनेशन था, वो बहुत स्ट्रांग वहां पे रहा। सिर्फ 9 सीटें कम हुई। तो अब दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि देखिए, मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे देश में महिला वोट बैंक तैयार किया है, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश को महिला वोट बैंक तैयार करने का मॉडल दिया। वो जब 2005 में वो मुख्यमंत्री बने, तो पहले उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था की। 2009 में उन्होंने कक्षा 9 की जो लड़कियां हैं, उनको हाई स्कूल की पढ़ाई, क्योंकि बिहार में एक सर्वे उन्होंने कराया कि ज्यादातर लड़के कक्षा 8 के बाद वो पढ़ाई करने जाती नहीं, क्योंकि स्कूल दूर हैं और घर वाले भेजते नहीं, उनके पास साधन नहीं है, गरीब स्टेट है। तो उन्होंने जो लड़कियां 9th में एडमिशन कर रही हैं, उनको उन्होंने स्कूल देने वो उनको उन्होंने साइकिल देने की व्यवस्था की। तो पहली बार अखबारों में ये तस्वीरें छपनी स्टार्ट हुई कि ज्यादातर जो है, पहली बार लड़कियां गांव की पगडंडियों से निकल रही हैं, स्कूल जा रही हैं। ये सब तस्वीरें एक बड़े परिवर्तन के रूप में जो है, ये सब तस्वीरें उस दौर में छपनी स्टार्ट हुई। और आपने देखा होगा कि उस समय करीब 10 से 11 लाख बालिका शिक्षा का जो नामांकन है हाई स्कूल में, वो नामांकन बढ़ गया सिर्फ साइकिल की वजह से, क्योंकि लड़कियां जाने बिल्कुल। लगी। और उस बहुत समय सारे 2 माँ बाप चीज़ें सिर्फ थी। उस समय जी 2 चीज़ें थी नवनीत भाई, कई गाँव में एक साथ लड़कियां जब स्कूल जाने के लिए निकलती थी,
20, 25, जी 30, 35 लड़कियां। तो ये था कि भाई ये लड़कियां जा रही है साइकिल पर, साइकिल किसने दिया? नीतीश कुमार ने दिया। नीतीश कुमार से एक बार पूछा भी कि भाई आपने सीधे साइकिल क्यों नहीं दिया, कैश क्यों इस तरह के ट्रांसफर आप करते रहे? तो उन्होंने कहा कि अगर सीधे हम उस तरह की व्यवस्था करते तो कोई खरीदता, कोई उसको बिल्कुल। रखता, कोई उसको डिलीवर करता, और फिर हम एक साइकिल स्कैम जो है, साइकिल घोटाला बिहार की राजनीति में सुनाई देता। तो नीतीश कुमार इस बात को समझते थे, क्योंकि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले केंद्र में मंत्री बनकर उन्हें अनुभव हो चुका था, उन्हें इस चीज का एहसास हो चुका था। अब हम दर्शकों को उस हिस्से पर ले जाते हैं, दोनों ही गठबंधन, चाहे वो विपक्षी इंडिया गठबंधन हो या सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन हो, दोनों ही गठबंधन में एक-एक राजनेता ऐसे थे, या यूं कह दूं कि एक-एक राजनीतिक दल ऐसे थे जिनको सबसे कमजोर करीब माना जाता था, और ये कहा जाता था कि बुरा समय आएगा तो ये सबसे पहले गठबंधन का साथ छोड़कर जाएंगे। आपके पास एक बड़ी खबर है, क्या खबर है? कौन सा गठबंधन टूटने जा रहा है और किस गठबंधन के किस नेता से दूसरे गठबंधन के बड़े नेता के दूत ने मुलाकात की, बात की, क्या चर्चा हुई, कौन से गठबंधन में टूट होने जा रहे हैं और क्यों होने जा रहे हैं? देखिए, अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जो मुकेश सहनी, जो वीआईपी पार्टी चला रहे हैं मुकेश सहनी, वो महागठबंधन की एक कमजोर कड़ी साबित होने वाले हैं। और उसका सबसे बड़ा है, आज उन्होंने एक उनकी रैली होने वाली थी मोतिहारी में, तो वो रैली अचानक से उन्होंने रद्द कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मुकेश सहनी, देखिए मुकेश सहनी के साथ इश्यू तो पहले से चल रहे थे, लेकिन आपको पता होगा अभी उनके भाई जो चुनाव लड़ रहे थे, गौरव बोराम ऐसे कोई सीट है, वहां से संतोष सहनी वो ऑफिशियल कैंडिडेट महागठबंधन के थे। लेकिन वहां पे क्या है, उन्हें ये जब फीडबैक उन्होंने देखा कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के जो वोटर है, वो तो मुकेश सहनी के भाई को हराने के लिए काम कर रहा है, वो अफजल अली को सपोर्ट कर रहा है, जिस अफजल अली को आरजेडी ने बाहर निकाल दिया है बगावत करने के कारण। उन्होंने देखा आरजेडी का पूरा वोट तो अफजल अली के साथ है, तो उन्हें ये एहसास हो गया कि यहाँ पे तो हमारे साथ खेल हो जाएगा। तो जिस सीट के लिए मुकेश सहनी ने पूरा दांव लगा दिया, पूरी प्रतिष्ठा लगा दी अपने भाई को उस सीट दिलाने में, बाद में जब वो टिकट भी मिल गया तो बाद में वो जो है अपने भाई को उन्होंने बैठा दिया, अफजल अली को बाद में आरजेडी ने सपोर्ट कर दिया। वहीं से मुकेश सहनी को ये अंदाजा लग गया था कि महागठबंधन में ज्यादा दिन उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पिछली बार तो उनको एनडीए ने 11 सीटें लड़ने को दी थी। इस बार तो पहले गठबंधन में तो उनको सीटें नहीं मिली, और बाद में जब ये लगा कि अगर मुकेश सहनी भी चले जाएंगे, क्योंकि मुकेश सहनी ने, आपको आपको याद होगा जब मुकेश सहनी जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, उस दिन लगभग चीजें तय हो गई थी कि वो एनडीए की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एनडीए ने कह दिया था कि भैया ऐसा है, आपको आने में देर हो चुकी है, हम सीटें नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ सीटों का बंटवारा ऑलरेडी हो चुका है। तो उन्हें यह लगा कि फिर वहां पे जाएंगे तो कुछ लाभ होगा नहीं। तो बाद में ये डिप्टी सीएम क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं में एक मैसेज देना चाहते थे कि भाई ठीक है, हमारा भले मान अपमान जो भी हो रहा है, सीटें नहीं मिली हमें एन वक्त तक, तो डिप्टी सीएम से कम हमारी इज्जत बच जाएगी। और दूसरी बात, डिप्टी सीएम अगर हमको महागठबंधन से हम घोषित अपने करा ले जाएंगे, बाद में जब कभी एनडीए में जाएंगे थोड़ी सी डील करने में हमको आसानी होगी, हमारा थोड़ा सा कद बढ़ा रहेगा। सच बड़ा रहेगा। तो आपने देखा होगा कि उस दिन उन्होंने कहा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 2-3 घंटे करते करते जो है वो शाम तक ले गए। बाद में खैर उधर उनको बात उनकी हो गई, तो उनको डिप्टी सीएम का फेस उनको घोषित कर दिया। लेकिन इधर बीच जब देखा कि उनके भाई के साथ ही खेल हो गया और भाई को उनको वापस करना पड़ा, फिर उन्हें ये था कि कुछ फीडबैक भी ऐसा लगा कि ये जो है कि एक हमको डिप्टी सीएम का जो झुनझुना टाइप का ये मिला है, इससे कोई होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक सीट नहीं रहेगी तब तक किस कहेगा डिप्टी सीएम क्या सारी चीजें हैं, हम बार्गेनिंग कैसे करेंगे। तो वो जो चीजें हैं ना, तो वहां जो भाई की सीट के साथ जो खेल हुआ, वहां पे जो उनके साथ भीतर घात हुआ, वहां से वो जो है उन्हें भविष्य क्या जो उनको पता चल गया कि महागठबंधन में हमारा दिन ज्यादा रहने वाले नहीं है। तो लेकिन एक बात और है, अमरीश भाई, कुछ सोर्सेज ये का ये थोड़ा सा कहना है। दर्शकों के सामने भी रख दो, ये थोड़ा सा दर्शकों के सामने भी रख दूं कि पटना में थे मुकेश सहनी, पटना में थे तेजस्वी यादव। आखिरी दौर की ये हालत हो गई कि दोनों के बीच में बातचीत एक तरह से बंद हो गई। फिर मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य जो सीपीआई माले के महासचिव है, उनकी मुलाकात बातचीत हुई, और फिर दीपांकर भट्टाचार्य ने राहुल गांधी को फोन किया, और फिर दीपांकर भट्टाचार्य ने राहुल गांधी से फोन करने के बाद मुकेश सहनी को सलाह दी कि आप अपनी बातें लिख कर भेज दो राहुल गांधी को। राहुल गांधी के पास पहुंची, राहुल गांधी का इंटरवेंशन हुआ, और फिर तेजस्वी यादव थोड़ी बहुत सीटें देने को तैयार हुए। लेकिन फिर जब चुनावी मैदान में उतरे तो पता लगा कि उनके भाई को हराने के लिए राष्ट्रीय जनता दल उतर गया है। और मुकेश सहनी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि राहुल गांधी हर बार हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
आमतौर पर वो इस स्तर पर उतरकर कभी हस्तक्षेप करते नहीं है। अगर इस स्तर पर उतरकर वो राजनीति कर पाते तो शायद कांग्रेस की हालत थोड़ी-सी बेहतर होती, लेकिन वो हर बार हस्तक्षेप तो करेंगे नहीं और हर बार दीपांकर भट्टाचार्य उनको बचाने आएँगे नहीं। बिहार में तो रहेंगे लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ही। तो उनको क्या ये डर लगा कि भाई लालू यादव, तेजस्वी यादव पूरी तरह से खत्म कर देंगे, इसलिए मुझे इस तरफ आना चाहिए और फिर वहां उप मुख्यमंत्री का झुनझुना ही सही, लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास या एनडीए गठबंधन के पास उनको देने के लिए ऐसा क्या है? क्या उनको ऑफर किया गया जिसके बाद मुकेश सहनी अपना मन बदलते हुए नजर आ रहे हैं और उसका ऐलान 11 नवंबर के बाद होगा या 14 नवंबर के चुनावी नतीजे निकलने के बाद होगा या 20-21 नवंबर को जब सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होगी तब इसका ऐलान होगा। देखिए, मुकेश साहनी को भी ये है, उनके बिहार के बगल का स्टेट है उत्तर प्रदेश। आपने देखा होगा बीजेपी ने वहाँ पे कितनी छोटी-छोटी पार्टियों को एस्टेब्लिश कर दिया। एक-एक जाति के निकले नेताओं को आज एक बड़ी पार्टी जो उनकी एक बड़े पावर सेंटर के रूप में तब्दील हो गए हैं। चाहे आप देखें ओम प्रकाश राजभर, राजभर को एम्पावर किसने किया? बीजेपी ने किया। अनुप्रिया पटेल को एम्पावर किसने किया? बीजेपी ने किया। संजय निषाद को एम्पावर किसने किया? बीजेपी ने किया। आज वो इतनी बड़ी हैसियत में हो गए हैं, आज वो बीजेपी के साथ वो अपनी आगे शर्तों दिखा पे रहे हैं, कई बार आगे दिखाते हुए नजर आते हैं। अपनी शर्तों पे राजनीति करते हैं। देखिए बीजेपी क्या है? बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी कभी खुल करके जाति की राजनीति नहीं कर सकती। सामाजिक सभी सामाजिक जातियों को सबका साथ सबका विकास के मॉडल पे चल सकती है, लेकिन किसी जाति विशेष की राजनीति को बढ़ावा नहीं दे सकती, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है। और ये यही हाल कांग्रेस का भी है। जो भी जो राष्ट्रीय दल होते हैं उनके सामने सबसे बड़ी मजबूरी होती है, वो जातीय एजेंडे को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते। ये अलग बात है कि इस समय कांग्रेस थोड़ा सा ये जाति जनगणना और सारी चीजों पे फोकस कर रही है। तो भाजपा ने क्या किया, लेकिन चूंकि चुनाव तो अंक का खेल है, सीटें तो आपको संख्या से आनी है, कितना वोट आपको मिल रहा है, किन जातियों का मिल रहा है, तो राजनीति में तो जाति सच्चाई है। तो बीजेपी ने क्या किया, जहां पे ऐसा लगा कि हमको कुछ ऐसे तबके हैं जिनका सपोर्ट अगर मिल जाए, कोर वोटर तो हमारे साथ है, लेकिन जो न्यूट्रल वोटर्स हैं, जो ऐसी जातियां जो किसी दूसरे पार्टियों की कोर वोटर नहीं है, उनको अगर हम अपने साथ लाएं तो हम हमारी सफलता हो सकती है। तो बीजेपी ने क्या है, यूपी जैसे स्टेट में जाति की राजनीति को आउटसोर्स कर दिया है। छोटे दलों के सहारे बीजेपी उस चीज को, उससे बीजेपी पर ठप्पा भी नहीं लगता। और ये होता है कि भाई बीजेपी सबको मौका भी दे रही है। तो मुकेश साहनी देख रहे होंगे यूपी में कि आज संजय निषाद एक यूपी में बड़ी ताकत बन गए हैं। जिस वर्ग से मुकेश साहनी आते हैं उसी उसी वर्ग से संजय निषाद आते हैं। उनका बेटा सांसद रहा, वो खुद यूपी सरकार में मंत्री हैं, उनके विधायक भी हैं। तो और दूसरी बात है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो मुकेश साहनी को ऐसा लगता है, एक तो उनके साथ जो सलूक हुआ, भाई मुकेश साहनी एनडीए में 2021 में जब नाराज होकर के वो एनडीए में गए, वो महागठबंधन की तरफ जब वो गए, तो एक तो क्या है, जब कोई व्यक्ति आपके साथ आ रहा है, आप उसको सीट तक नहीं दे पा रहे हो। ऐन वक्त पे आप उसको जो है, जब वो जाने को उतावला हो रहा है, तो आप उस व्यक्ति को आप डिप्टी सीएम बनाने की बात आप कर रहे हैं। तो उनको तो ये लग गया कि जब चुनाव से पहले ये हाल है, जो सबसे सेंसिटिव जो है इशू होता है, वही चुनाव के समय ही प्रेशर पॉलिटिक्स चलती है। चुनाव के हम्म। समय ही सारे डील होते हैं, जो चुनाव के समय हम आपको ये कर देंगे, तो वही सारी बातें, मैंने चुनाव के बाद कौन किसको पूछता है। और ये बताइए, जब आपकी पार्टी, आपका भाई लड़ रहा था, वो खुद बैठ गया, आपको कोई सीट मिली नहीं, तो चुनाव के बाद आप किस आधार पे लड़ाई करेंगे? चुनाव के बाद आप किस तो आधार पे लड़ाई मतलब ये करेंगे? है कि मंत्री का पद भी मिल जाए तो उसमें भी संतुष्ट हो तो जाएंगे, हाँ, लेकिन कब तक होगा ये जो। उन्हें उन्हें ऐसे में मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से आज उन्होंने अचानक से अपनी रैली रद्द की, और जिस तरीके से वो भाई के साथ उनके खेल हुआ, तो मुकेश साहनी दूसरी संभावनाओं पे विचार करने लगे हैं। जो मेरी जानकारी है कि पटना में उनको जो है कुछ उनके करीबियों ने, बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ उनकी बातचीत भी हुई है। आज अब यह है कि जो भी वो क्या सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे क्या सपोर्ट कर सकते हैं एनडीए को, क्या है सारी चीजें हैं, वो तो खैर वही जानेंगे, क्योंकि मैं कोई उसमें बातचीत में शामिल नहीं हूँ। लेकिन यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि महागठबंधन में मतलब कभी भी, अब तो खैर चुनाव तो खैर 11 को तो वोट पड़ जाएगा। तो लेकिन अब यह है कि अगर जिस तरीके से जो भी उनकी बातचीत हुई होगी, तो मुझे लगता है देर सवेर वो मुकेश सहनी वहां से छोड़ करके इधर आ जाएंगे। देखिए बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मुकेश सहनी को अपनी ताकत भी साबित करनी होगी, कम से कम दो ताकत तीन साबित चार। करनी होगी, बिल्कुल। पिछली बार तो ताकत चार साबित जिता के करनी लाए होगी। थे, इस बार भी अगर। और वो ताकत कैसे साबित करेंगे? एक तो जिस सीट पे उनके जितनी भी सीट पे जो मल्लाह निषाद आबादी है, अगर उन सीटों पे वो कुछ ऐसा करिश्मा कर रहे हैं,
अगर वो कुछ अपने, देखिए राजनीति में सिर्फ जीतने से शक्ति प्रदर्शन नहीं होता है, राजनीति में हराने से बिल्कुल। भी शक्ति प्रदर्शन होता है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बड़े नेता हो गए हैं, ऐसी ऐसी उनकी पार्टियां हो गई हैं जो चुनाव जीतने के लिए नहीं, हराने के लिए लड़ते हैं, और बाद में बड़ी बड़ी पार्टियां उनको ऑफर देती हैं। बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे होते हैं, जब वो बीजेपी या कांग्रेस से टिकट मांगते हैं या बड़ी पार्टियों से टिकट मांगते हैं, उनको नहीं मिलता है, लेकिन वही निर्दलीय लड़ जाते हैं। वोट कार्ड, इतना वोट कार्ड देते हैं कि कोई पार्टी हार जाती है, बाद में वही पार्टी उनको सराखों पर बैठा देती है। सर, तो लेकिन एक ऐसे सवाल यहाँ पे ऐसे उठ में रहा है। मुकेश मुकेश एक सहनी सवाल अगर यहाँ अगर पे। मुकेश सहनी अगर इस चुनाव में कुछ ऐसा खेल कर कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि चुनाव के बाद वो एक बेहतर पोजीशन में हो सकते हैं। और अगर हाँ, अगर अगर एनडीए वो अपनी जीतता है ताकत दिखा दें, अगर एनडीए लेकिन जीतता है लेकिन तो कई लोग। अगर एनडीए जीतता है तो, और अगर मान लीजिए, तो खैर वो नतीजे के बाद ही होगा। नहीं, लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि जानबूझ के इस तरह की खबरें फ्लोट की जाती है, फैलाई जाती है, ताकि इंडिया गठबंधन में आपसी खींचतान बढ़े। नहीं, देखिए तो देखिए, ये विधानसभा। हाँ। मैं इन सब चीजों से इनकार नहीं कर सकता कि बहुत सारी राजनीति में बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जिससे जो है मतलब ये चीजें होती हैं, लेकिन दो चीजें आपके सामने एग्जांपल है ना। देखिए, कोई ये कपोल कल्पित बात या कोई मनगढ़ंत बात तो है नहीं। नंबर एक, आज उनकी रैली रद्द हुई कि नहीं हुई, अचानक से उन्होंने क्यों रैली रद्द की, जब आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तो एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं लोग। ऐसे वक्त में आप रैली अगर आप अचानक से रद्द कर रहे, कोई मौसम तो खराब नहीं था, कुछ ऐसा कोई बारिश वारिश का मौसम नहीं था। दूसरी तरफ, जिस सीट के लिए मुकेश साहनी ने जी जान लगा दिया, अपने भाई को जहां से लड़ा रहे हैं, उनके भाई को वहां से हटना पड़े, और वहां पे फिर जिस पार्टी को आरजेडी निकाल रही है बगावत के कारण से, उस पार्टी ससम्मान उसी को अपना प्रत्याशी घोषित किया जाए, तो इस खेल ये तो खेल तो दुनिया के सामने आ चुका है, तो इसमें तो ये तो नाराजगी तो जग जाहिर है। अच्छा, ये तो एक सवाल जो दो एग्जाम्पल आमतौर दिए। पर, जो सबसे बड़ा सवाल है, हालांकि मैं नंबर नहीं पूछूंगा। 14 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं। नीतीश कुमार की पार्टी पिछली बार के मुकाबले एक बेहतर कंडीशन में होगी, ये बात निकलकर सामने आ रही है। कौन सा गठबंधन जीतेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, उसके लिए तो निश्चित तौर पर 14 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 75 विधायकों के साथ पहले नंबर की पार्टी बनी थी। 74 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। 43 विधायकों के साथ जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी। इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में गठबंधन की नहीं, सीटों की बात भी नहीं कर रहा, क्या लग रहा है कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर कौन उभरेगा, आरजेडी, बीजेपी या जेडी? देखिए, मैं अभी चूंकि दूसरे चरण का मतदान होना है, तो ऐसे में इस चीज को आप दूसरे चरण के मतदान के बाद ही आप उस चीज को समझ सकते हैं कि कौन उभरेगा। लेकिन इतना जरूर है कि पिछली बार जो जदयू जिस तरीके से 43 सीटों पर सिमट गई थी, और चिराग पासवान ने जिस तरीके से खेल कर दिया था, सारे बागी और उम्मीदवारों को अपने सिंबल पर लड़ा दिया था, 134 सीटों पर लड़ा दिया था, और पहली बार गठबंधन में जो बड़ा भाई होती थी जदयू, वो छोटे भाई की भूमिका में आ गई रिजल्ट के मामले में। तो ऐसे में इतना जरूर है कि जदयू अपना प्रदर्शन बेहतर कर रही है। अब ये है कि बीजेपी की सीटें ज्यादा रहेंगी या जदयू की सीटें ज्यादा रहेंगी, ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए, जो जिस तरीके का आप समीकरण आप देख रहे हैं, तो 2020 और 2025 के चुनाव में सबसे बड़ा बेसिक अंतर क्या है। 2020 में नीतीश कुमार को लेकर के बहुत नाराजगी थी उस वक्त, और ये बात उनकी पार्टी के भी लोग स्वीकार कर रहे थे। लेकिन 2025 का जो इलेक्शन है, उनको लेकर के वो नाराजगी नहीं है, उनको लेकर के एक सिंपैथी है। वो इसलिए भी सिंपैथी है क्योंकि जिस तरीके से, देखिए भारत एक भावुक प्रधान देश है। यहाँ की जनता जिसको भी कमजोर देखती है, जिसको भी थोड़ा सा असहाय देखती है, स्वास्थ्य कारणों से, चाहे जैसे जिसकी उम्र हो चुकी होती है, कई बार उसके उसके साथ जो है भावुकता बन जाती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हो गए हैं, ये हो गए हैं, वो हो गए हैं, इस वजह से लोग जो है उनका साथ छोड़ देंगे, तो बिल्कुल नहीं। बल्कि उनके साथ एक सिंपैथी फैक्टर बन रहा है। लोगों में एक मैसेज वहां पे जा रहा है कि भाई, जिस व्यक्ति ने एक जो बिहार को एक ऐसी जगह से जो व्यक्ति निकाल के लाया, जिस वक्त एक बिहारी एक गाली माना जाता था, बहुत सारे लोगों को बिहार से आने वालों को बड़े हे दृष्टि से लोग देखते हैं, आज वही बिहारी होना एक गर्व का सूचक हो गया है। जिस व्यक्ति ने बिहार को उस स्थिति से निकाल के लाया है, क्या उसको ऐसे समय में उसका साथ हम छोड़ दें जिस वक्त उसको सबसे ज्यादा जरूरत है। उनके वोटर्स में ये भी मैसेज जा रहा है, जो जदयू के वोटर्स हैं, कि नीतीश कुमार का हो सकता है कि आखिरी चुनाव हो, इनको सम्मानजनक विदाई के ये हकदार हैं। तो ऐसे में 2020 वाली स्थिति नहीं है।
मुझे लगता है कि यही वजह है कि नीतीश कुमार को लेकर के आप देखे होंगे कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के लोग कर रहे हैं, लेकिन विरोधी भी बहुत ज्यादा नीतीश पे हमला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है नीतीश पे ज्यादा हमला करेंगे तो ये उल्टे हमको नुकसान करेगा। बिल्कुल। तो क्योंकि क्या नीतीश है, जो भी हो, नीतीश को नीतीश लेकर कुमार एक ऐसे नेता हैं जो अति पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं, अगर देखा जाए तो। बिल्कुल। उन्होंने और जिस नीतीश रोहिणी कुमार जिस इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से विजेता के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार की राजनीति को समझना होगा तो आपको इस बात को समझना होगा कि नीतीश कुमार ने किस तरह से पर्दे के पीछे रहकर राजनीति शुरू की। अपना पहला चुनाव वो हारे और उसके बाद भी लगातार बिहार में 15% वोटों के बल पर एक मजबूत स्तंभ बने हुए। जब चाहे बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं, जब चाहे आरजेडी के साथ सरकार बना लेते हैं। और नीतीश कुमार की दो और खासियत का जिक्र मैं करना चाहूंगा, बहुत कम दर्शकों को पता होगा, लेकिन दो खासियत का जिक्र करना चाहूंगा। जब वो मंत्री के तौर पर देश की राजधानी दिल्ली में रहा करते थे, उनको जो सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था, उस सरकारी क्वार्टर का आधा हिस्सा उन्होंने मरीजों के लिए रख दिया था। यानी बिहार से जो इलाज करवाने आते थे उनकी व्यवस्था, 3 रसोइये जो उनके खाना पीना 2 टाइम का, एम्स में इलाज और इलाज के बाद बाकायदा टिकट करवाकर वापस भेजने की व्यवस्था। एक प्रशासनिक व्यवस्था मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जो और भी अच्छी बात थी कि इस देश में ट्रेनें शुरू करना, ये हर रेल मंत्री की एक तरह से आदत रही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप उसके लिए समुचित सर्वे नहीं कर पाते। नीतीश कुमार के टेन्योर में इस देश की राजधानी दिल्ली को सभी राज्यों की राजधानी से जोड़ने के लिए अलग-अलग नाम से संपर्क क्रांति शुरू किया गया था। जैसे बिहार से बिहार संपर्क क्रांति, उड़ीसा से उड़ीसा संपर्क क्रांति। और ये इकलौती ट्रेन है, जिस राज्य में भी ये ट्रेन जा रही है, आज भी अगर पंक्चुअलिटी के मामले में, समय पाबंदी के मामले में अगर आप देखेंगे, तो ये ट्रेनें संपर्क क्रांति नाम की जो ट्रेनें हैं, ये राजधानी ट्रेन को भी मात देती है, क्योंकि ये प्रॉपर सर्वे, रूट मैपिंग के साथ ये तय किया गया था। और बिहार के पहले कार्यकाल 2005 से 2010 के कार्यकाल में भी नीतीश कुमार ने सड़कों का जाल बिछाकर बहुत कुछ साबित किया। लेकिन बिहार को अभी बहुत कुछ चाहिए। शायद जितना मिला उससे कहीं ज़्यादा चाहिए और एक नए विज़न के साथ, एक नए नेतृत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कोई भी आगे बढ़े, लेकिन बिहार और बिहारियों का भला होना चाहिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नीला, संतरा, बैंगनी, ये तमाम रंग होते हैं। तो आप लोगों को आदत पड़ गई होगी, या तो आप बीजेपी के पक्ष के सुनते हैं या बीजेपी के खिलाफ के सुनते हैं। और इस बीच हम आपके सामने ऐसी चीज़ों को लाने की कोशिश करते हैं, जो ना इधर के होते हैं, ना उधर के होते हैं, तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं। आप हमारी बात से सहमत हो सकते हैं, आप हमारी बात से असहमत हो सकते हैं। आप सहमत हो या असहमत हो, आप कमेंट करके हमें अपने विचारों से ज़रूर अवगत कराइए। आपकी सहमति का भी स्वागत है, आपकी असहमति और आलोचनाओं का भी स्वागत है। तमाम दर्शकों से कहूँगा सभ्य भाषा में आप अपनी आलोचनाएँ भी लिख सकते हैं। अगर मेरे विचार से या नवनीत भाई के विचार से आप असहमत हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। अगर सहमत हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि 2 लोग किसी एक मुद्दे पर असहमत हैं और अपनी असहमति को स्वीकार कर लेते हैं। तो बिहार की राजनीति से जुड़ा इतना सटीक विश्लेषण वाला कोई कार्यक्रम अब तक आपने नहीं देखा होगा। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि नवनीत भाई को अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पर लेकर आते रहें। फिलहाल नवनीत भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और इतनी एक काम एक की एक जानकारी बात देने के लिए एक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात संतोष जी मैं कहना चाहूंगा, जो अभी आपने कहा, दरअसल दुर्भाग्य क्या है कि सोशल मीडिया पे आर या पार की बातें होती है। या तो कोई व्यक्ति सरकार गिरा, अब बस मोदी जी की सरकार कल गिर जाएगी, और या तो कोई दूसरा ये कहता है कि बस करिए कि, तो दोनों सिक्के का कोई या तो हेड बताता है, कोई टेल बताता है, लेकिन पूरे सिक्के को कोई नहीं दिखाता है। तो ऐसे में ये जो है बैलेंस जर्नलिज्म जिसको कहते हैं ना, कि तो ठीक है, कहीं कोई अच्छा है उसको अच्छा भी कहिए, और कहीं कोई बुरा है उसको बुरा भी कहिए, और दोनों पहलुओं का विश्लेषण होना बहुत जरूरी है। तो कई बार क्या होता है, लोग, सबसे दिक्कत क्या है, लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। अच्छा लगता तो है। और ये यही आर-पार यही वाले जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है। ऐसे में कई कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो दोनों पहलुओं को साथ रखना चाहते हैं, ताकि जनता तय करे कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो क्या है, उन्हें चूंकि अपने सर्वाइवल के लिए किसी न किसी तरफ जो है वो एक बायस जर्नलिज्म उनको करना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि जनता को भी एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए, कि भाई जो दोनों तरफ की बात कर रहा है, और ये ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एक ही तरफ की चीजों को दिखाया जाए, दो, और ऐसा होना भी चाहिए। नहीं, और ये आर-पार वाले के जो थंब होते हैं वो ज़्यादा चलते हैं। और मेरे साथ जी। तो दिक्कत पता है क्या आती है कि
जैसे हम लोग कांग्रेस की आलोचना वाला कुछ डालते हैं, चूंकि राजनीति अगर गलती होती है तो तुरंत बीजेपी का एजेंट बता दिया जाता है, बीजेपी की आलोचना करे तो कांग्रेस का एजेंट बता दिया जाता है, और कई बार सब्सक्राइबर बढ़ने की बजाय घट जाता है। इसलिए मैंने लोगों से कहा कि ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा भी जिंदगी है, और अगर आपको स्वतंत्र निष्पक्ष टिप्पणियां, स्टोरी सुननी है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, और नवनीत भाई को फिर से हम अपने प्लेटफॉर्म पर लगातार लाने की कोशिश करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे और नवनीत भाई, हम दोनों को दीजिए इजाजत, और तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।